दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 1 पढ़ते हैं। राख की रस्सी। आओ दोस्तों, इसे पढ़ें। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन नगवसेन गापो के मंत्री थे। लोनपो गार तिब्बत जो एक जगह का नाम है, वहां के जो लोनपुर गार थे वो 32वें यानी कि 32 राजा सोन नगवासेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। जो उनका बेटा था ना, वो बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। उसे बच्चे को बोला कि अपने शहर जाओ, इन 100 भेड़ों को लेकर। इनको मारना और बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है। और कैसे लाना है? 100 जौ बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले सौ उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उनकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, उसे भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लौंडपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लौंडपो गार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लौंडपो गार के बोले, उस लड़की ने से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। अब उसने क्या कहा उसके पिता ने कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। अब राख की तो रस्सी बनती नहीं। दोस्तों, बच्चों को समझाओ, कभी राख की रस्सी बनती है?
उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लॉन्फोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर, मतलब कि पत्थर के टुकड़े पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब उसने क्या करा, पहले तो वो पत्थर पे रखी रस्सी और उसको जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी का आकार की राख बच गई। उसका आकार, क्योंकि उसने पत्थर के ऊपर रखा था, इसलिए उसका जल गई, तो उसका आकार भी राख की कट्ठी राख दी हुई उसका आकार रस्सी में ही बदला हुआ था। इसे वह सिल समेत लॉन्फोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लॉन्फोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। आओ दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। पहला अभ्यास, भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो इसका उत्तर देंगे दोस्तों। तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। वह होशियार नहीं था, इसीलिए वह परेशान रहते कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसको तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देगा, इसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। दोस्तों, मेरी वीडियो को पॉज करके दोबारा सुने और वो आंसर आप लिख के बच्चों को दें, ताकि वो बच्चे उसे याद कर लें। ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो इसका उत्तर देंगे दोस्तों। यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती। वह भोला भाला था परंतु सक्षम था। उसे लोगों से मिलने जुलने के मौके देती ताकि उसके व्यवहार को अपनाकर समझदार बन सके। अगला अभ्यास, शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर देंगे। मंत्री अपने बेटे को जीने की कला व जीवन में आने वाली मुश्किलों की सामना कैसे किया जाए सिखाना चाहता था। उसे अच्छे और बुरे में अंतर करना बतलाना चाहता था। साथ ही उसकी सूझबूझ की परीक्षा भी लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा था। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था? इसका उत्तर देंगे। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा होगा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए। वह जितने अधिक लोगों के मिलता रहेगा, उतने ही प्रकार उसे अच्छे बुरों का अनुभव भी होगा। इन अनुभवों के आधार पर वह सच्चे और झूठे लोगों में भी फर्क कर सकता है। इसीलिए उनकी समझ बढ़ती और होशियारी की तरफ जीना। ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उससे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी। इसका दोस्तों उत्तर देंगे। पहले मेरे दादाजी राजस्थान के एक गांव में रहते थे। कुछ भी कह दो आप, जहां आपके दादाजी रहते हैं वहीं लिख दो।
वे निवासी थे, नौकरी की तलाश में उन्हें गांव से शहर आना पड़ता था। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में ही हुआ था, परंतु पिताजी की अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी ने उन्हें शहर भेजा था। तब से लेकर आज तक हम मुंबई शहर में ही रहते हैं। उन्हें भी काम की तलाश में मुंबई आना पड़ा। मैंने अनेक परिवारों के बारे सारे सदस्यों से बातचीत की। उनका जवाब यहाँ पर लिख रहे हैं। मैं मुंबई जैसे शहर में अकेला अकेला ही हूँ। आरंभ से ही मुझे बहुत परेशानियां हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदी अच्छे से नहीं जानता था। अब वे सब खुश हैं। यहाँ आकर उन्हें भी सबको सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, और गांव में भी, जो गांव में उन्हें नहीं मिली। इस प्रकार दोस्तों, आप भी बच्चों को कह सकते हैं, कोई अपने तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं इसके उत्तर को। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो यहाँ पे लिखा है ना गेहूं और जौ, तो हम यहाँ लिखेंगे चना, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। गेहूं और जौ अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं गेहूं और अनाज, गेहूं और जौ अनाज है, और ये क्या है? तीनों ही शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के दो नाम है, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो हमने यहाँ पे लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, बच्चों को बताओ कि कॉपी में यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, या यहाँ बता देती हूँ आपको। यहाँ ऊपर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरे में लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इनमें हमने छांट के लिखना है कौन व्यक्तिवाचक है और कौन संज्ञावाचक, जातिवाचक है, सॉरी। तो यहाँ व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया जातिवाचक। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले बताएंगे। तांबा, खिचड़ी, शेरवानी और ले, ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में हम यहाँ लिखेंगे धातु, भोजन, वेशभूषा और शहर। इस तरीके से अभ्यास बच्चों को कराएं। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब हमने जो है ना संज्ञाएं, जो जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ लिखो धातु, यहाँ नीचे लिखो भोजन, यहाँ लिखो शहर। अब धातु में क्या क्या लिखेंगे? सोना, चांदी, लोहा। भोजन में रोटी, दाल, राजमा। शहर में दिल्ली, जयपुर, मुंबई। और वेशभूषा में भी करेंगे कुर्ता पजामा, साड़ी। अगला अभ्यास, तुम शहर में सवा शेर, तुम शेर, मैं सवा शेर। ठीक है। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच लहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो, और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उनके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो, और उनके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका इसका उत्तर देते हैं। एक बार मैंने अपने एक मित्र ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ और उसे थोड़ी देर अपने हाथ पर रखो। तो उसके बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया।
इसी तरह अपनी सूझबूझ से कोई और खेल बना सकते हो। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, इसका हम देंगे आराम से जिंदगी चल रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी खुद की चालाकी किसी काम ना आई। ये दूसरे का आंसर देंगे दोस्तों। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? उसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। दोस्तों ये बच्चे जो हैं कक्षा में चर्चा करें, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों आप ही ने आपस में चर्चा करनी है और बच्चों को बताना है। तो इसका हम उत्तर देंगे जो होशियार शब्द है ना, वो चीजों और घटनाओं की जल्दी समझ लेता है। जो घटनाएं चलती हैं और उनके बारे में वो जल्दी समझ लेता है, सही गलत का निर्णय भी ले लेता है। जबकि चालाक शब्द चीजों और घटनाओं का निर्णय लेना दिखाता है। अर्थात चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, इसके लिए वह हर युक्ति करने को भी तैयार है, फिर अच्छी हो या बुरी। भोला जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं, उसे चालाकी छू कर भी नहीं गई थी। बुद्धू का अर्थ बेवकूफ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू भी अलग अलग होते हैं। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? तो इसका उत्तर देंगे दोस्तों। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर समस्या को समझदारी से सुनते हुए उसका उचित हल निकाला। उसके बाद बड़ी ही बुद्धिमानी से लड़के के पिता को भी हराया, जो कि अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान मानते थे अपने आप को। इसीलिए लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।